हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा अब तक हमने लगभग 12 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ा है। साथ साथ में रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल कंप्लीट हो चुका है। साथ में सर्कुलेशन ह्यूमन का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या एनिमल सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अपने को क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। क्लियर है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस किस चीज का हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये सब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो, सबसे पहले सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता क्या है। प्लांट में किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल डेफिनेशन है किसी भी सामान को एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पर ले जाकर डिलीवर कर देना। क्लियर है। तो प्लांट में बेटा किस किस चीज का होगा, एक तो बेटा वाटर का होगा, कहां से, रूट से लेकर लीव तक। और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो कि बाई डायरेक्शनल हो सकता है, अपने सोर्स से सिंक की ओर होता है। मीन्स जहां पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है वहां से लेके जहां पर उसकी कमी है वहां तक होता है। क्लियर है। तो चलो आगे की बात करते हैं। Like human being, plant do not have well developed. देखो, like human being, plant do not have well developed circulatory system present in them. So the process of transportation is done by a special tissue called conductive tissue. क्लियर है। किसके द्वारा हो रहा है, कंडक्टिव टिश्यू की हेल्प से हो रहा है। और जाइलम और एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। इन्हीं को एक साथ से हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। क्लियर है। तो कंडक्टिव टिश्यू की बात की जाए या वेस्कुलर बंडल की बात की जाए, कौन से होते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम। दो टिश्यू अपने पास प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, जाइलम में एक टिश्यू है और एक टिश्यू है फ्लोएम। तो जाइलम जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्ट या वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है या वाटर कंडक्शन करवाने का काम करता है। साथ ही साथ फ्लोएम क्या करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन या फूड कंडक्शन का फंक्शन करता है। ठीक है। आगे बात समझ में। जाइलम क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू which is responsible for conduction or transportation of water and minerals from the root towards the leaf in a unidirectional manner. क्लियर है। एक ही साइड में ट्रांसपोर्टेशन करेगा हमेशा, रूट से लीफ की ओर, रूट से लीफ की तरफ ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्लियर है बात। अब देखो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है ट्रेकिड्स, सेकंड कंपोनेंट है वेसल्स, थर्ड कंपोनेंट है जाइलम फाइबर और फोर्थ कंपोनेंट है जाइलम पेरेन्काइमा। बेटा चार कंपोनेंट है, इनमें से तीन कंपोनेंट कैसे होते हैं, डेड होते हैं। एक लिविंग कंपोनेंट है जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर है। जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें से तीन कंपोनेंट क्या है, डेड कंपोनेंट है, जिन बेटा नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। तो साथ ही साथ कंडक्शन के साथ साथ इनका एक और क्या फंक्शन हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो जाइलम पेरेन्काइमा है। ठीक है। नोट क्या है देखो, विदाउट ए हर्ट टू पंप प्लांट रिले ऑन स्पेशलाइज्ड पाइप। क्लियर है। विदाउट हर्ट या विदाउट पंपिंग सिस्टम के अलावा बेटा प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान की डिलीवरी कर रहा है या चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। क्लियर। अब देखो बात करते हैं स्टेप ऑफ कंडक्शन थ्रू जाइलम। तो हमने जाइलम में कौन कौन से पहले चार बेटा कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्टिव सेल्स पढ़ी है, कौन कौन सी है। फर्स्ट है ट्रेकिड। देखो देखो जाइलम के कंपोनेंट हमने कौन कौन से पढ़े हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है ट्रेकिड। देखो ट्रेकिड की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है बेटा, ये बेटा टेपरिंग एंड के साथ होती है, लंबी स्ट्रक्चर है। ठीक है। इस तरीके से मिलने वाली लंबी स्ट्रक्चर है, जो कि डेड होती है या नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। इसमें बेटा ये जो साइड की वॉल है, यहाँ पर कई सारे पिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जहां पे पिट मिलेगा वहीं से दूसरी ट्रैकिड स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर फिर से एक पिट मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर फिर से एक ट्रैकिड मिल जाएगी इनको।
तो देखो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो अगर यहां से वाटर एंटर होता है तो इस तरीके से धीरे धीरे जाके ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। क्लियर है? तो एक जिगजैग मैनर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लेटरल वॉल के थ्रू या पिट के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक, क्लियर बात है। फिर बात करें दूसरे वेसल्स की। वेसल्स बेटा ये कैसे होते हैं? बेटा ये बैरल शेप की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और साथ साथ में वेसल्स जुड़ के लंबी स्ट्रक्चर या पाइप जैसी खोखली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो पानी के यूनि डायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करती है। क्लियर है? वाटर के साथ साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? वाटर के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट की बात की जाए तो बेटा ये क्या होते हैं? जाइलम फाइबर। बेटा जाइलम फाइबर वेसल्स की तरह ही स्ट्रक्चर है, पतली स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगी। इनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन बेटा जो जाइलम के टिश्यू है या ये सेल्स है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर है? लंबी सेल्स होती है। ठीक, बात होगी। फिर बात करें जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा की बात की जाए तो बेटा ये कैसे होती है? पेरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं जो कि रेडियल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, राउंड या फिर स्पीयर शेप की सेल्स होती हैं जो कि टिश्यू जो कि क्या करते हैं, जैसे स्टेम के अंदर सेंटर पार्ट के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। क्लियर है बात? ये स्टेम है अपना, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम के अंदर कौन सी सेल्स रहेगी? बैरल शेप में तो रहेगी बेटा वेसल्स रहेंगी, साथ में ट्रेकिड्स रहेंगी, सपोर्ट के लिए जाइलम फाइबर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ की सेल्स के लिए भी तो पानी चाहिए होता है। तो ये जो रेडियल कंडक्शन का काम है ना, ये यहाँ पर पड़ी हुई कई सारी पेरेन्काइमेटा सेल होती है जिनको क्या बोलते हैं? जाइलम पेरेन्काइमा, जो यहाँ से वाटर को लेंगी और बेटा ये रेडियल ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर है? तो चारों सेल्स क्लियर हो गई आपको। फिर बात करते हैं देखो आगे की। अब बेटा स्टेप ऑफ कंडक्शन, स्टेप कैसे होगी, क्या किस तरीके से कंडक्शन स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले रूट रीजन में होता है, यहाँ पर वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होते हैं। रूट रीजन में क्या होता है? जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम के आसपास में क्या रहेगा? वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ में यहां से जैसे ही पानी का कंडक्शन स्टार्ट हुआ ऊपर की ओर पानी मूव करेगा, तो पानी मूव करेगा। बीच में जैसे स्टेम की बात आ गई तो लेटरल फ्लो होगा। किसकी हेल्प से होगा? बेटा जाइलम लेटरल फ्लो या फिर रेडियल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपने पास क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। और बेटा फिर ऐसे ही करते करते ये लीफ तक पहुंच जाएगा पानी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अगर यहाँ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सेम तरीके से होगा। यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होगा, वो भी क्या करेगा? रेडियल ट्रांसपोर्टेशन करेगा और रूट रीजन तक या फिर जहां पर फूड को स्टोरेज होना है या जहां फूड की रिक्वायरमेंट है वहां तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम कंपोनेंट इन 3 स्टेप। कौन कौन सी होगी? सबसे फर्स्ट स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय रूट फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल। सराउंडिंग सोइल में पानी कहां से प्रेजेंट होता है? तो बेटा सोइल की कंपोजिशन की हम बात करें, सोइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो सोइल में बेटा लगभग 5% के अराउंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लगभग 25 के अराउंड 25% के अराउंड वाटर प्रेजेंट होता है, लगभग 25% के अराउंड सोइल एयर प्रेजेंट होती है और 45% सोइल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? 45% सोइल मिनरल्स है, सोइल एयर प्रेजेंट है, 25% वाटर प्रेजेंट होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात? तो बेटा ये जो सोइल वाटर है 25% के अराउंड जो प्रेजेंट है सोइल के अंदर, वो क्या करता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट हेयर के चारों तरफ जो भी सोइल होती है, जैसे रूट हेयर है यूनिसेलुलर, यहाँ पर सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन्हीं के बीच बीच में सोइल का वाटर प्रेजेंट होता है। बेटा इसी के को सोइल क्या करती है? ये रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एब्जॉर्प्शन करना। फिर साथ ही साथ में सेकंड पार्ट क्या होगा? लेटरल कंडक्शन। लेटरल कंडक्शन में साइड में हो कि जो टिश्यू मतलब अपने स्टेम के जो सेल्स हैं उनके लिए पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना। और थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? एसेंट ऑफ सेल, मींस पानी का नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्टेशन करना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स।
क्लियर है? सबसे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो गया, सेकंड लेटरल ट्रांसपोर्ट हो गया, थर्ड का एसेंट ऑफ शेप हो गया। क्लियर है? लीफ तक पहुंचते ही पानी क्या हो गया, अपना जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया पानी का। देखो डिटेल में बात करें एसेंट ऑफ शेप की, तो सबसे पहले इस एसेंट ऑफ शेप में सबसे फर्स्ट स्टेप, एसेंट ऑफ शेप से पहले की स्टेप कौन सी है? सबसे पहले क्या करते हैं रूट हेयर, कुछ एक्टिव आयंस जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, साथ साथ में क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गए, इनको एक्टिवली मींस एटीपी का खर्चा करके एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे ये एटीपी का खर्च करके इसके अंदर आ गई है सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये सब अगर मिनरल्स अगर अंदर पहुंच चुके हैं तो बेटा क्या होता है इसके अंदर, अगर ये सोइल या रूट हेयर के अंदर पहुंच चुके हैं तो बेटा यहां पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो चुका होता है यहाँ का, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होगा बेटा, वाटर अपने आप मूव करेगा, पैसिवली मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों बेटा, वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूव करता है, या फिर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो बेटा बाहर में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वाटर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर की ओर प्रेजेंट है। साथ ही साथ में अंदर रूट हेयर के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है। ठीक है, तो किस तरीके से मूव करेगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, एक्टिवली कुछ आयंस एब्जॉर्ब किए जाएंगे जो एटीपी का खर्च करके आएंगे, और साथ ही साथ वाटर कैसे मूव करेगा, पैसिवली मूव करेगा बिना किसी एटीपी के खर्च के। ठीक है, एक्टिवली आयन आर एब्जॉर्ब, पैसिवली बाय ऑस्मोसिस वाटर फ्लो इनटू रूट्स। क्लियर होगी बात? अब देखो तीनों स्टेप की बात करते हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट आयन आर कलेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन रूट इज डिक्रीजेस, जैसे ही कंसंट्रेशन आयंस की बढ़ती है तो वाटर की कंसंट्रेशन अपने आप कम हो चुकी होती है। तो बेटा बाहर की ओर अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव कर जाएंगे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। फाइनली वाटर मूव्स इन पैसिव बाई ऑस्मोसिस इनटू रूट। क्लियर हो गई ये बात, पानी के अंदर की मूवमेंट हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई, क्या, एब्जॉर्प्शन। देखो फिर सेकंड स्टेप की बात करें या थर्ड स्टेप की, क्योंकि बेटा ये जो सेकंड स्टेप है अपनी, कौन सा, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन या लेटरल ट्रांसपोर्टेशन, ये तो बेटा अपने आप साथ साथ में चलता रहता है। जैसे ये सेंटर पार्ट में क्या है, जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो पेरेन्काइमेटस सेल है ये क्या करती है, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन का काम अपने आप करती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंट ऑफ शेप की। फॉर द एसेंट ऑफ शेप टू टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्सेज आर कंटिन्यूअसली वर्क। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन पुल हो गया, दूसरा क्या हो गया, रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है बेटा, अपनी जो लीफ है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन करती है। ट्रांसपिरेशन मींस अपनी सरफेस से पानी को बाहर की ओर डायरेक्ट निकालती रहती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लीफ क्या करेगी, पानी को ऊपर की ओर निकाल रही होगी, लीफ है, लीफ की सरफेस से पानी बाहर की ओर मूव कर रहा होगा। तो बेटा जिस तरीके से अपन स्ट्रो की हेल्प से किसी लिक्विड को पीते हैं, तो जितनी स्पीड से हम स्ट्रो को अंदर की ओर सक कर रहे हैं उतनी स्पीड से पानी या फिर लिक्विड अपने पास आ रहा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा जैसे जैसे ये लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि बेटा एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका होता है यहाँ पर, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। ठीक है, जो कहां से कहां रहेगा, रूट हेयर से लेकर लीफ तक की कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन चुकी होगी। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन water loss take place in the xylem of leaf region which pulls the water and minerals from lower xylem column। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर पानी को अपने आप खींचते रहता है। ठीक है, सेकंड बात करें रूट प्रेशर की। as the level of water and mineral increases in xylem column of root region then it is pushed towards upward direction, example towards leaf to make a complete flow in its passage। ठीक है, अगर बेटा किसी रीजन से यहाँ का ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है, क्लियर, ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ना बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल में अगर ट्रांसपिरेशन पुल किसी रीजन की वजह से बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वाटर के गैप बन जाते हैं, तो रूट क्या करती है, कुछ अमाउंट में एक्टिवली पानी को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर की ओर पुश करने का काम करती है ताकि फिर से ये ट्रांसपिरेशन पुल का फॉर्मेशन हो सके।
ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल कब बनता है? दिन के टाइम पे बनता है। और रूट प्रेशर कब वर्क करता है? नाइट टाइम में वर्क करता है। तो कई बार आप लोगों ने सुबह उठ के छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं या अपने ग्रासेज वगैरह होती है, इनके ऊपर कुछ पत्तियों के ऊपर थोड़ा पानी देखा होगा। ये पानी किस चीज से आया होता है? जिसे हम ओस बोल देते हैं ना बेटा, वो पानी कहाँ से आ रहा है? रूट प्रेशर की वजह से कई बार लीफ से पानी बाहर की ओर निकल जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर कैसे वर्क करता है बेटा? एक्टिवली वर्क करता है। यहाँ पर एटीपी का खर्चा आता है। ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है? किसी भी एटीपी का खर्चा नहीं आता है, ये पैसिवली वर्क करता है। ठीक है। अब देखो ये नोट की बात करते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन ब्लड मूव वाया प्रेशर ग्रेडियंट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, प्लांट यूज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। जिस तरीके से हार्ट पंप करने के लिए बेटा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का काम में लेता है, जैसे प्रेशर से किसी चीज को या फिर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह से पर ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है, उसी तरीके से प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसपिरेशन पुल होता है जो कि पैसिवली वर्क करता है, और रूट प्रेशर जो होता है वो एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है। अब बेटा आगे की बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या होती है बेटा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। किसके बीच में प्रेजेंट रहेंगे बेटा? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? वाटर बॉन्ड या फिर कोहेसिव बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर है? अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड होता है। तो कोहेसिव बॉन्ड कौन से होते हैं? जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। और एडेसिव बॉन्ड कोहेसिव बॉन्ड कौन से होते हैं? जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। और एडेसिव बॉन्ड कौन से होते हैं? जो अलग अलग के बीच में लगते हैं। जैसे ये अगर जाइलम वेसल्स के बीच में फ्लो हो रहा होता है, तो जाइलम वेसल्स और इनकी बॉन्ड, जाइलम वेसल्स और वाटर की जो ड्रॉप से इनके साथ जो लगने वाला बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? एडेसिव फोर्स। तो बेटा अगर वाटर को ऊपर की ओर मूव करना होता है तो एडेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स कम होना चाहिए कोहेसिव फोर्स से। तो इसी को क्या बोलते हैं? कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है। चलो बात करते हैं। द प्रेशर ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू एक्सेसिव सनलाइट फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या हो गया बेटा? पानी जो बाहर निकल रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे? ट्रांसपिरेशन बोल देंगे। दिस एसेंट ऑफ सेट इज एक्सप्लेन्ड बाय द ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है। दिस एसेंट ऑफ सेट इज एक्सप्लेन्ड बाय ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है। क्लियर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कोहेजन को या फिर अपने एसेंट ऑफ सेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वाटर वेपर बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। विंड स्पीड, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जैसे ये लीफ प्रेजेंट है, इस लीफ ने अपने चारों तरफ वाटर वेपर की फॉर्म में खूब सारा पानी निकाल दिया। ठीक है। तो बेटा यहाँ की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यहाँ की वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो बेटा धीरे धीरे क्या होगा? वाटर वेपर का निकलना कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा? वाटर, यहाँ की वाटर की कंसेंट्रेशन, जो बाहर एयर में वाटर की कंसेंट्रेशन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ये कम होने की वजह से वाटर का ट्रांसपिरेशन सेम स्पीड से होता रहेगा। अगर बेटा विंड की स्पीड खूब ज्यादा हो गई, अगर बहुत तेज विंड स्पीड है, तो बेटा क्या होगा? यहाँ के जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। ठीक है। तो एक टाइम तक के लिए इंक्रीज होता है, उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करें सरफेस एरिया की, जितनी बड़ी लीफ की सरफेस होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया क्या कर रहा है? ट्रांसपिरेशन को बढ़ा रहा होता है। फिर बात करें ह्यूमिडिटी की, तो बेटा ह्यूमिडिटी क्या करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ट्रांसपिरेशन की, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। क्लियर? अब बात करें इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। किस तरीके से मेंटेन करेगी बेटा? अगर बाहर की ओर ज्यादा गर्मी है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू खूब सारा पानी बाहर आएगा तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करेगा। सेकंड बात करें, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्रिएट ए सक्शन प्रेशर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए जाइलम कॉलम अकर्स कंटिन्यूअसली। ठीक है। क्या करती है? ये सक्शन प्रेशर की तरह काम करती है बेटा। जिस तरीके से हम लोग सक्शन प्रेशर काम में लेते हैं स्ट्रो से किसी लिक्विड को पीने के लिए, उसी तरीके से लीफ क्या करती है? वाटर का ट्रांसपिरेशन करती है और
सक्शन प्रेशर बनाए रखती है, जिससे कि बेटा वाटर कंटिन्यूअसली जाइलम कॉलम के थ्रू ऊपर आता रहे। ठीक है, अब बेटा जाइलम अपना कंप्लीट हो चुका है, बात करेंगे फ्लोएम की। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? कंडक्टिव टिश्यू है, सेम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड, प्लांट हार्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है, अब ये कैसे करता है? जैसे जाइलम यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, ये बेटा बाई डायरेक्शनल करता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है? ये बेटा रूट से लीफ से रूट की तरफ भी करेगा और रूट से लीफ की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, जब ये लीफ से रूट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करता है तो लीफ किसकी तरह एक्ट करेगी? सिंक की तरह। मींस हमेशा बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। सिंक का मीनिंग क्या हुआ? जहां पर बेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सोर्स कहां पर हुआ? जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है या फिर स्टोरेज ज्यादा है, उससे को क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो सोर्स से सिंक की ओर मूवमेंट होती है हमेशा। अगर बेटा दिन का टाइम है या फिर अच्छा मौसम चल रहा है, लीफ ज्यादा फूड प्रोडक्शन करेगी और रूट की ओर स्टोरेज करेगी या प्लांट के बाकी पार्ट में स्टोरेज करेगी। तो बेटा लीफ क्या होगी यहाँ के? अब इस टाइम पर सोर्स की तरह एक्ट कर रही है और बाकी पार्ट किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? सिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अगर बेटा किसी एडवर्स कंडीशन के अंदर लीफ ने फूड बनाना बंद कर दिया, जैसे वसंत के टाइम पर लीफ एक्टिव ही नहीं है या फिर येलोइंग होके लीफ गिर रही है, तो बेटा प्लांट के बाकी पार्ट जहां पर फूड का स्टोरेज हुआ, ये क्या करेंगे? फूड को वापस ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा बाकी पार्ट क्या करेंगे? सिंक की तरह एक्ट करेंगे और लीफ या अपर पार्ट किसकी तरह एक्ट करेगा? सोर्स की तरह एक्ट करेगा, सॉरी सिंक की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? कंपोनेंट की बात करें तो सिमिलर 4 कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हो गए? सीव एलिमेंट हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गए और फ्लोएम फाइबर हो गए। ठीक है, सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा तीनों के तीनों लिविंग कंपोनेंट है। फ्लोएम फाइबर ओनली एक डेड कंपोनेंट है। तो बेटा अगर आपको पूछा जाए जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम एंड फ्लोएम में, तो बेटा यहां पर डेड लिविंग, जाइलम और फ्लोएम में बेटा डेड कंपोनेंट कितने होते हैं? 3। जाइलम में 3 होते हैं और लिविंग कंपोनेंट 1 होता है। ठीक है, लिविंग रेशियो डेड पूछा जाए तो 3:1 होता है। फ्लोएम की बात करी जाए तो ये बेटा 1:3 हो जाएगा। किसका? डेड कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, एकदम अपोजिट चीजें हैं दोनों के अंदर, ध्यान रखनी है अपने को। मींस सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये कैसे हैं? लिविंग कंपोनेंट है। फ्लोएम फाइबर कैसा है? डेड कंपोनेंट है। साथ ही साथ बात करें जाइलम के अंदर तो बेटा कौन कौन से 3 कंपोनेंट डेड होंगे? बेटा एक तो ट्रेकिड्स हो जाएंगी, वेसल्स हो जाएगा और जाइलम फाइबर कैसे रहेंगे? डेड कंपोनेंट है। और साथ ही साथ में जाइलम फाइबर कैसे है? लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू देयर टारगेट ऑर्गन थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? फ्लोएम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टुवर्ड्स स्टोरेज एरिया, रूट, फ्रूट्स, ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, कहां पर हो रहा है? रूट की तरफ हो रहा है, फ्रूट्स की तरफ हो रहा है और ग्रोइंग रीजन की तरफ हो रहा है। रिक्वायर एनर्जी, इसी बेटा फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की प्रेजेंस में होता है। मींस ये एक तरीके का क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, अकर्स बाय डायरेक्शनली मैनर। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होता है। लीव से स्टोरेज एरिया की तरफ भी जाएगा और स्टोरेज एरिया से वापस लीव्स की तरफ भी आने वाला है। ठीक है, इसीलिए फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन को क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें मास फ्लो की। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है एक साथ बेटा बल्क अमाउंट में होता है, तो इसी को क्या बोल देंगे? मास फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इसकी स्टेप कौन कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? लोडिंग। ठीक है, लोडिंग क्या होता है बेटा? जैसे लीफ में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा कंपेनियन सेल्स क्या करती है? जो कंपेनियन सेल्स क्या करती है? इसी फ्लोएम के अंदर फूड को ट्रांसफर करने का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जैसे जो कि एक्टिवली होता है। कैसे किया जाता है बेटा? एक्टिवली किया जाता है। एक्टिवली कौन करती है? कंपेनियन सेल्स करती है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली सेल्स है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
जैसे इन्होंने क्या किया, इसके अंदर लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया, किसकी हेल्प से, एटीपी की हेल्प से। तो बेटा यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां से, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर, या फिर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा है वहां पर मूव कर जाते हैं, कहां से, जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। जैसे ये मूव करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, वाटर की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वो जो फूड है अपना अपने आप नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट होने लगता है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें, ऑस्मोसिस। द energy from ATP is utilized to create osmotic pressure that help in transporting food from higher concentration to lower concentration। ठीक है, जहां पर इनकी हायर कंसंट्रेशन है वहां से ये लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, मास फ्लो है। द प्रेशर फ्लो hypothesis is also known as mass flow hypothesis. It is the most accepted theory of movement of food through phloem. A high concentration of glucose in the cells of phloem at source set up osmotic gradient. किस चीज का सेटअप करती है बेटा, ओस्मोटिक ग्रेडियंट का सेटअप करती है। जैसे यहाँ की बात की जाए तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर फूड की लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद जस्ट स्टेप क्या होती है, ओस्मोसिस होता है, क्योंकि पानी का अमाउंट यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ठीक है, वाटर की अमाउंट जैसे ही बढ़ी यहाँ पर तो क्या होगा, मास फ्लो, या फिर बेटा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से बेटा अपने आप मास फ्लो होने लगता है, और ये बेटा जो फूड है वो कहाँ, टारगेट ऑर्गन की ओर ट्रांसपोर्ट होने लगता है। स्टेप 4 की बात करें तो बेटा जैसे ये फूड जो टारगेट ऑर्गन की तरफ पहुंच चुका होता है, तो बेटा यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, अनलोडिंग की प्रोसेस होती है, जो कि इटसेल्फ एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर भी बेटा एटीपी का खर्चा होता है, एटीपी यूज आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हमने 4 प्रोसेस पढ़ी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ा लोडिंग पढ़ी, सेकंड क्या पढ़ा, ओस्मोसिस पढ़ा, थर्ड स्टेप क्या पढ़ा, मास फ्लो पढ़ा, फोर्थ स्टेप कौन सी पढ़ी, अनलोडिंग पढ़ी। इनमें से बेटा 2 स्टेप कौन सी है जो कि एक्टिव है, एक तो बेटा लोडिंग और अनलोडिंग। कौन कराता है इनको, कंपेनियन सेल करवाती है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन से बेटा फ्लोएम में, ठीक है, फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करती है। ठीक है, और फ्लोएम की कौन सी सेल्स के बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो बेटा सीव सेल्स या सीव ट्यूब के तक ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक है, देखो जैसे पीछे की बात करें हम, तो अगर देखो यहां पर ये कंपेनियन सेल्स है, कुछ कंपेनियन सेल होती हैं जो कि बेटा सीव सेल के अंदर या सीव ट्यूब के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है या लोडिंग करवा रही है। कहां से करवा रही है, सोर्स ऑर्गन से, जैसे कि लीव से करवा रही है। और साथ ही साथ में कंपेनियन सेल जब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो वापस से अनलोडिंग का काम भी कौन करती है, सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल्स ही करती है। ठीक है, बात आ गई समझ में, समझ गए। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगी, शुगर की वापस से या कार्बोहाइड्रेट की वापस से अनलोडिंग होगी। कहां पर होगी अनलोडिंग की प्रोसेस, इट इज अनलोड फ्रॉम द सीव ट्यूब इनटू सेल और सिंक सेल्स। ठीक है, कहां पर होगी, सिंक सेल्स में होगी, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। आगे बात समझ में। अब बेटा लास्ट चीज देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में, क्या क्या डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। यहाँ पर फ्लोएम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, प्रिपेयर्ड फूड, एमिनो एसिड एंड प्लांट हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सब बात सेकंड बात करें तो इनका डायरेक्शन कैसी होती है, इनकी हमेशा ये किस तरीके से यूनिडायरेक्शनली फ्लो करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं। किसका, वाटर एंड मिनरल का, कहां से कहां तक, रूट से लीफ की तरफ। बेटा फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, हमेशा सिंक से शोर्स की ओर होता है, सॉरी शोर्स से सिंक की तरफ होता है। The flow of xylem is always unidirectional and flow of phloem is always bidirectional। ठीक है, components flow in xylem passively। बेटा जाइलम के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे किसी भी एटीपी का खर्चा नहीं होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर एटीपी यूज आती है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। नेक्स्ट बात करें लास्ट पॉइंट की, तो मोस्टली सेल्स ऑफ जाइलम आर डेड सेल्स एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम की कितनी सेल्स, लगभग
3:1 के अंदर लिविंग और डेड सेल, सॉरी डेड एंड लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। डेड सेल कितनी है 3 और लिविंग सेल कितनी है 1। फ्लोएम की मोस्टली सेल कैसी होती है, लिविंग होती है। यहाँ की डेड सेल कितनी है 1 और लिविंग सेल कितनी है 3। क्लियर है, देखो एकदम अपोजिट रेशियो आ रहा है इनका, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है अपने लिए। फिर बेटा बात करें अब आपके काम की बात, ये अपना लेक्चर हो गया। अभी तक हमने कौन कौन से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए लाइफ प्रोसेस से। सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा था, न्यूट्रिशन था, सेकंड रेस्पिरेशन और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब अपना एक टॉपिक और बचा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है बात। देखो बेटा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलने वाला है आपको, जो ये पीपीटी आपको पढ़ाई जा रही है ये बेटा नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, अच्छी तरीके से आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात करें हम अपने एप्लीकेशन की, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक एप्लीकेशन है। इस पर आपको प्रॉपर हर एक लेक्चर वाइज आपको डीपीपी, साथ ही साथ में नोट्स, उनके क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स में आए हुए सभी क्वेश्चन, साथ ही साथ में यहाँ से बनने वाले एमसीक्यू जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काम में आएंगे। फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सबके सब आपको वहां पर दे दिए गए हैं आंसर के साथ में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर जाके बिल्कुल नॉमिनल फीस पर आपको अवेलेबल है। और जो अपना ये फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसका हमने फ्री भी कर दिया है, तो आप आराम से जाके देख सकते हो। क्लियर है बात। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।